Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education Today। आज के वीडियो में हम लोग BHIS 183 दैट इज ट्रेडिशंस एंड परसेप्शंस ऑफ क्राफ्ट्स इन इंडिया, जिसका एग्जाम आप लोग का कल सेकेंड हाफ में है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत ऑफन रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं और 95% चांसेस है कि ये पेपर में रिपीट होकर आएंगे। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहे ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स इन इंडिया फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। जैसे कि आपको पता है कि इस पेपर में आपको 10 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से आंसर लिखा है और हम उसी हिसाब से समझेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ताकि कल के लिए आपको याद रहे हेडिंग्स। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंशियंट टाइम से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक। अगर हम एक ओवरऑल व्यू देखें तो इंडिया के क्राफ्ट सिर्फ पैसा कमाने के जरिया नहीं थे, ये हमारे सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी, हमारा रिलीजन, इस सब का एक प्रॉपर हिस्सा थे। ओके, हर पीरियड में क्राफ्ट्स का रोल थोड़ा चेंज होता गया लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। तब से लेके अब तक आप सोच सकते हो एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक क्राफ्ट्स का रोल बहुत ज्यादा है। जैसे कि दिल्ली हाट में लगता है तो सारा वहां पे क्राफ्ट का प्रदर्शन किया जाता है, बिकॉज अभी तक इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है। ओके, अगर हम अर्ली एंड एंशियंट पीरियड से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की। ठीक है, अर्ली एंड एंशियंट पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। जब इंसान बिल्कुल शुरुआती स्टेज में था तब उसने स्टोन के टूल्स, सिंपल पॉटरी और ऑर्नामेंट्स बनाना शुरू किए थे, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। स्टार्टिंग में सिर्फ सर्वाइवल के लिए था ये। फिर इसके बाद आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन का लेवल काफी एडवांस्ड हो गया था। ओके, इसमें हमें एविडेंस मिलता है अच्छी क्वालिटी की पोट्री का और ब्रेड बीड मेकिंग का, टेराकोटा फिगरीन्स, सील्स, मेटल टूल्स, ये सब चीजों का हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है प्रूफ मिलना स्टार्ट हो गया था। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इज ब्रिक्स, वेट्स और मेजर्स स्टैंडर्डाइज थे। यानी कि इसका मतलब है कि क्राफ्ट्स जो थे वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे इस पीरियड में और स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस मौजूद थे जो ऐसी पोटरी कर सकते थे। ओके, ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड्स में। इस पीरियड में हमें एग्रीकल्चर, ट्रेड, सेटलमेंट्स, इन सब का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया था और इसके साथ साथ नए ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आ गए थे जैसे कि वीवर्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, ये सब। अब जो है क्राफ्ट नॉलेज बुक से नहीं बल्कि ओरली और फैमिली ट्रेडिशन से या फैमिली के अंदर जनरेशन से जो है पास ऑन होने लग गई थी। ओके, इसके बाद आया हमारा मॉडर्न दैट इज गुप्ता पीरियड्स। इस पीरियड में स्टेट का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ओके, टेक्स्ट जैसे कि अर्थशास्त्र, इस सब में जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन, वेजेस, गिल्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल सबका मेंशन मिलता है हमें। ओके, इस टाइम में ज्यादातर जो चीजें फ्लरिश हुई थी वो थी टेक्सटाइल्स, मेटालर्जी, स्टोन कार्विंग, वुड वर्क, ये सब इस मॉडर्न पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ओके, फिर आता है आपका गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इस टाइम में स्कल्पचर, मेटल कास्टिंग, कॉइन मिंटिंग, ज्वेलरी, ये सब आ गया था और सब अपने पीक लेवल पे थे, हाई लेवल पे। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो मिडीवल पीरियड आया। मिडीवल पीरियड में क्राफ्ट्स और ज्यादा डेवलप हुए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड्स में जो है हमें लग्जरी क्राफ्ट दिखा, जैसे कि कारपेट वीविंग, मिनिएचर पेंटिंग, ये सब। ओके, फिर इसके बाद हम देखें तो अर्बन क्राफ्ट सेंटर्स का भी डेवलपमेंट इसी टाइम पे हुआ था। वेस्ट एशिया, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भी सारी जगह पे हमें क्राफ्ट दिखना स्टार्ट हो गए थे। ओके, फिर आया कॉलोनियल पीरियड। यहां से क्राफ्ट के लिए बैड टाइम शुरू होता है बिकॉज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आ गया था। तो ब्रिटिश रूल के दौरान मशीन मेड गुड्स आ गए थे काफी ज्यादा और अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज थी, रॉयल पैटर्नेज खत्म हो गया था। इसका रिजल्ट ये रहा था कि इंडियन आर्टिसंस को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ा था, पॉवर्टी,
और डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट ने समझा कि क्राफ्ट हमारा सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का सोर्स है। इसलिए हैंडीक्राफ्ट बोर्ड्स, कोऑपरेटिव्स और ट्रेनिंग सेंटर्स इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे ताकि हमारे क्राफ्ट्स को फिर से रिवाइव करा जाए और हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो रखा जाए। ओके, तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि इंडिया के क्राफ्ट्स की हिस्ट्री हमें दिखाती है कंटिन्यूटी, एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस। कॉलोनियल डिक्लाइन के बाद भी क्राफ्ट्स जो है रिवाइव हुए हैं और इनोवेटिव हुए हैं और आज भी सरवाइव कर रहे हैं। ओके, अ लिटिल डिफिकल्ट पीरियड, लेकिन अगर आपको हेडिंग्स वगैरह याद रहेंगी तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि कौन से पीरियड के एरा में क्या हुआ था। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्वदेशी, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड स्वराज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसे करके आना, बिकॉज इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। ओके, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, सबसे पहले समझते हैं कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमसे पूछा ही वो गया सबसे पहले। ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्वदेशी का सिंपल मतलब है अपने देश के प्रोडक्ट्स को यूज करना, जो देश में बन रहा हो उसी को यूज करो और अपने देश की इकोनॉमी को ग्रो करो रादर देन बाहर से परचेज करने के। ठीक है, अपने देश के प्रोडक्ट्स को परचेज करो, बाहर के प्रोडक्ट जितने ही प्रोडक्ट्स हैं उनको रिजेक्ट करो। ठीक है, ये मूवमेंट आया था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट और सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए। ओके, इसमें क्राफ्ट्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें दिखा था। ब्रिटिश लोग इंडियन क्राफ्ट्स को बैकवर्ड और इनएफिशिएंट बोलते थे, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट ने इस थिंकिंग को चैलेंज किया। ओके, हैंड स्पन और हैंड वोवन क्लोथ, स्पेशली खादी। खादी का तुम जरूर जिक्र करोगे इस आंसर में, अगर नहीं करा तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि तुमने चीजें नहीं पढ़ी हैं। ओके, तो खादी बहुत इंपॉर्टेंट है। खादी ही हमारा सिंबल बना था, डिजिटल सिंबल, सिंप्लिसिटी का सिंबल, हर चीज का सिंबल खादी बना था। ओके, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर हम देखें क्राफ्ट्स एंड नेशनल आइडेंटिटी, तो क्राफ्ट अब सिर्फ चीज नहीं रह गए थे, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी के मार्कर्स बन गए थे। क्राफ्ट एग्जीबिशन, नेशनल स्कूल्स, इंडिजीनियस इंडस्ट्री, सबका एम था हमारे कल्चरल प्राइड को प्रोटेक्ट करके रखना और हमारी नेशनल यूनिटी को बनाए रखना। ओके, फिर कॉन्सेप्ट आता है स्वराज एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता, स्वराज अपने ऊपर खुद राज करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें पॉलिटिक्स से ही फ्रीडम चाहिए, हमें खुद के दिमाग में सोचने से, हर चीज से जो है, हर चीज से फ्रीडम चाहिए। ओके, तो इसी को हम कहते हैं स्वराज। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मतलब हमें अपनी इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट होना है, हमें फॉरेन डिपेंडेंस कम करना है और हमें रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। ओके, इसमें लीडरशिप और इंस्टीट्यूशंस का बहुत रोल रहा था, क्योंकि नेशनल लीडर्स ने कोऑपरेटिव्स, विलेज इंडस्ट्रीज, इन सबको सपोर्ट किया था ताकि हमारे लोकल आर्टिस्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट बने रहे। ओके, इसके लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरह रिवर्स नहीं कर पाया था स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन क्राफ्ट के परसेप्शन को कंप्लीटली चेंज कर दिया था इन्होंने। ओके, तो अगर कंक्लूजन लिखोगे तो ये लिखोगे कि स्वदेशी ने क्राफ्ट्स को बना दिया एक रेजिस्टेंस का टूल, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के। कल्चरल प्राइड का सिंबल बना था स्वदेशी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मीडियम बना था। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एग्जामिन द नेचर ऑफ इनहेरिटेड एंड ओरल नॉलेज इन इंडियन क्राफ्ट्स एंड डिस्कस द मेथड्स थ्रू विच दिस नॉलेज इज ट्रांसमिटेड। वेरी इजी क्वेश्चन, हमने अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि कैसे क्राफ्ट का जो इंडियन क्राफ्ट्स का ट्रेडिशन है वो कैसे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इंडियन क्राफ्ट्स का नॉलेज जो है 3 तरह से बढ़ा था आगे। एक तो इनहेरिटेड, ओके, एक था ओरल और एक था प्रैक्टिस बेस्ड। ओके, अगर हम इसका नेचर देखें क्राफ्ट नॉलेज का, तो ये नॉलेज रिटन नहीं होता था, ये होता था टैसिट, यानी कि हम लोग इसको पूरा लिख नहीं पाते थे, कोडिफाई नहीं कर पाते थे रिटन फॉर्म में, हम इसके स्किल्स को डेवलप करते थे। ओके, इसमें फैमिली बेस्ड ट्रांसमिशन भी आया था, जहां पर
पेरेंट्स से चिल्ड्रन को क्राफ्ट पास ऑन किया जाता था, एल्डर्स हेल्प करते थे और बच्चे जो है देख देख कर सीखते थे। ओके, इसमें अप्रेंटाइसशिप सिस्टम भी आया था, यानी कि मास्टर एक होता था क्राफ्ट्स पर्सन का और उसके अंडर लोग लॉन्ग टर्म लर्निंग करते थे डिसिप्लिन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। मतलब सिर्फ टीचर नहीं, ट्रेडिशन का एक गार्डियन होता था, बचा के रखने वाला होता था ये। ओके, बाकी कम्युनिटी एंड गिल्ड्स का भी बहुत रोल रहा था। गिल्ड्स ने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते थे, क्वालिटी कंट्रोल करते थे, ये सब। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो मॉडर्न मेथड्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स हैं, बाकी डिजिटल आर्काइव्स हैं, जिनसे लोग अभी भी ये इंडियन क्राफ्ट को जिंदा रख रहे हैं। ओके, काफी ज्यादा चैलेंजेस भी आए थे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, अर्बन माइग्रेशन और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इनकी वजह से यंग जनरेशन आज के टाइम पे क्राफ्ट्स को छोड़ रही है। ओके, कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि क्राफ्ट नॉलेज कल्चरल रिसोर्स है, एक जिंदा ट्रेडिशन है, और इसको बचाने के लिए ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न सपोर्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको तुम इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एनालाइज द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन क्राफ्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से पूरा डिटेल नहीं दूंगी। सबसे पहले तुम बताओगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन इम्पैक्ट रहा था, बिकॉज मशीन गुड्स जो होते थे वो सस्ते बिकते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था महंगा था, तो कॉम्पिटिशन झेल नहीं पाया था इंडियन क्राफ्ट। ओके, बाकी ट्रेड पॉलिसीज लगा दी थी उन्होंने, काफी ज्यादा जो है इंडियन मार्केट्स को ब्रिटिशर्स के लिए फ्री बना दिया था और हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो इतने हाई प्राइस पे बिक रहे थे कि वो कंपटीशन नहीं झेल पाए। ओके, पैट्रोनेज खत्म हो गया था, रॉयल कोर्ट्स खत्म हो गए थे, तो आर्टिसंस का एक सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो गया था। फिर आया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आर्टिसंस अपना काम छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और एग्रीकल्चर या लेबर में चले गए थे, जिसका रिजल्ट रहा था पॉवर्टी और सोशल डिसलोकेशन। बाकी चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट्स, यानी कि रेलवेज ने फॉरेन गुड्स को विलेज तक पहुंचाया, लेकिन इंडियन क्राफ्ट्स को ऐसा सपोर्ट ही नहीं मिला था, इसलिए इंडियन क्राफ्ट्स डेड होना स्टार्ट हो गया था। ओके, कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि कॉलोनियल रूल ने इंडिया के क्राफ्ट इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया और इसके इफेक्ट्स जो है वो अभी भी हमें दिखते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीजें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट्स इन द इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या इंडियन क्राफ्ट का रोल रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत करोड़ों लोगों का ये लाइवलीहुड था, स्पेशली रूरल एरियाज में। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत था, बिकॉज लोकल रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट अर्निंग से हमें एक नए नेशन के लिए क्राफ्ट को खड़े करना था। सोशल और कल्चरल रोल था, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना था। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में इसने हेल्प करा है, गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स ये सब स्टार्ट करे थे ताकि हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकें। ओके, बाकी चैलेंजेस ये आए थे कि मार्केटिंग इश्यूज थे, क्रेडिट का प्रॉब्लम था, इंडस्ट्रियल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सर्वाइव इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। बाकी कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम क्राफ्ट्स में चैलेंजेस भी थे और अपॉर्चुनिटी भी, और आज भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ओके, इजी क्वेश्चंस देखो, इतने डिफिकल्ट नहीं है, जनरल आंसर भी तुम लोग लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। बाकी अगर तुम्हें बचे हुए 5 क्वेश्चंस करने हैं तो तुम्हें नीचे कमेंट करना है 2। क्या कमेंट करना है? 2। अगर तुम 2 कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी पोस्ट कर दूंगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।